दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले हमें जान लेना होगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या क्या हैं। देखो, कोई भी मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज मौजूद इस पृथ्वी पर या मतलब इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। बेसिक लेवल पे देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, उन्हें और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे पार्टिकल से बना है, उन्हें कहते हैं एटम्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर ही पूरे मैटर को बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, यानी फ्रीली अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते, तो वो ग्रुप बनाकर रहते हैं। अब जब वो एटम्स ग्रुप बनाकर रहते हैं तो दो या दो से ज्यादा एटम्स का ग्रुप मॉलिक्यूल कहलाता है। इतना बेसिक लेवल पे हमने समझ लिया होगा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या है। एटम्स सबसे छोटे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स कुछ एटम्स का ग्रुप जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। अब आगे हम देखते हैं लॉज, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को लेके क्या क्या लॉज निकले वो देखते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा गया है इन्हें, इनका नाम। इसके अंदर दो लॉज आते हैं, दो लॉ है। कौन कौन से? लॉज ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन केमिकल कॉम्बिनेशन के टू लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, पहले देखते हैं कि ये निकाला किसने है। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच ऑफ मास एंटोनी लेवेजर ने। इसके हिसाब से नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो मास होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें जो मास होगा वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। यानी मास ना तो कभी कम होता है और ना कभी मास बढ़ जाता है। वो यहाँ भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन से पहले भी सेम रहता है, केमिकल रिएक्शन हुआ उसके बाद भी मास सेम ही रहता है, मास बदलता नहीं है, ना कम होता है ना बढ़ता है। तो ये लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। प्रोसेसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम, द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते क्या है ये आगे देखिए। अब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन अगला लॉ है हमारा। ये किसने दिया है? लुईस प्राउस्ट ने 1799 में। 1799 में लुईस प्राउस्ट ने एक और केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ दिया जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कहता क्या है? अ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन। यानी ये जो लॉ है ये कहता है कि केमिकल जो कंपाउंड है ना, केमिकल का कंपाउंड वो हर बारी सेम ही रहेगा। जैसे पानी को ले लो, पानी टंकी का पानी हो या झील का पानी हो या समंदर का पानी हो, पानी का फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा पानी का फॉर्मूला। चाहे वो कहीं का भी पानी हो, उसमें जो बेसिक फॉर्मूला होगा पानी का वो कभी नहीं बदलेगा, H2O ही रहेगा। दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का मिलके ही पानी बनाएंगे और इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं मिलेगा। हो सकता है 2H2O ऐसा मिल जाए, लेकिन इस चीज का होना पक्का है। यही बताता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कि कोई भी कंपाउंड अपने डेफिनाइट प्रोपोर्शन में रहेगा, चाहे उसकी प्रिपरेशन कहीं भी हुई हो, पर प्रोपोर्शन उसका डेफिनाइट रहेगा। जैसे वाटर का H2O है तो ये हमेशा H2O ही रहेगा, चाहे वो इंडिया में पाया जाए चाहे पाकिस्तान का पानी हो, सब जगह H2O ही रहेगा। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, यानी इस लॉ की लिमिटेशन क्या है? ये जो लॉ था डेफिनाइट प्रोपोर्शन का, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। क्या है लिमिटेशन? दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड व्हेन द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। यानी अगर एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटोप्स के साथ कंबाइन किया जाए तो ये लॉ फेल हो जाता है। आइसोटोप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब ये लॉ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस आपको इतना जान लेना है कि अगर एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटोप हुए तो उसकी वजह से ये लॉ फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग आइसोटोप होने की वजह से वो अलग तरह से रिएक्शन करेंगे, कुछ अलग ही रिएक्ट करेंगे। अब एटॉमिक थ्योरी, यानी एटम्स पे ना कई थ्योरी भी दी गई। जॉन डाल्टन का था और पहला भी माना जाता है। यूजिंग हिज थ्योरी
जॉन डाल्टन ने जब अपनी थ्योरी यूज की, यूजिंग हिज थ्योरी जॉन डाल्टन रैशनलाइज्ड द वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसने केमिकल कॉम्बिनेशन के कई ढेर सारे लॉ निकाले which were in existence at that time. However, he assumed that the simplest compound of two elements must be binary. उसने बताया कि जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है ना, किन्हीं भी दो एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है वो ज्यादातर बाइनरी होगा। An atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. It may or may not exist freely. शुरुआत में ही हमने पढ़ा था एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। छोटे से छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का एटम होता है। अब which takes part in a chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। It may or may not exist freely, ये फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं। Each atom of an element shows all properties of the element, यानी हर उस एलिमेंट का हर एटम, कोई भी एटम उस एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा और सारी प्रॉपर्टीज दिखाएगा उस एलिमेंट की। इस बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। मॉलिक्यूल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्यों बोला गया है, तो हम जानते हैं क्यों बोला गया है। विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। एटम के बारे में क्या पढ़ा था कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, यानी वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए हर मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला भी पाया हो सकता है, लेकिन अकेले में भी उसमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे। The properties of a substance are the properties of its molecules, और किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसकी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज होंगी। यानी जो मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल दिखाएगा वही प्रॉपर्टीज पूरा सब्सटेंस दिखाएगा। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होते क्या हैं? Atoms of different elements join together in a definite proportion to form molecules of compound. यानी जो एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के एटम्स जब मिक्स होकर एक कंपाउंड बनाते हैं या एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं तो उन्हें मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कहा जाता है, या फिर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी जिनके अंदर एटम्स अलग अलग होते हैं। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होती है? The number of atoms contained in a molecule of a substance, यानी किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जितना एटम होगा वही उसकी एटोमिसिटी होगी। यहाँ ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अब यहाँ पे हमें ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इसके अंदर कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? 3, O टोटल 3 एटम्स है ना, 3 एटम्स है, तो इस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी हो गई 3। फास्फोरस P4, इसमें फास्फोरस के कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है फास्फोरस के, तो फिर इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? 4। ऐसे ही सल्फर का S8, तो उसकी एटोमिसिटी 8। ऑक्सीजन का O2, तो उसकी एटोमिसिटी 2। तो समझ गए होंगे एटोमिसिटी होती क्या है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल जितने एटम्स को मिलाकर बना है उसी को उसकी एटोमिसिटी कहा जाता है, उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की। Based upon atomicity, molecules can be classified as follows, यानी एटोमिसिटी के हिसाब से मॉलिक्यूल्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है। जैसे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिला के बने या फिर जो एक ही एटम से बने हैं। ऐसे नोबल गैसेस आती हैं इसके अंदर, नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, एग्जिस्ट एज HE, आर्गन, AR, ये सब ना अकेले पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा मे और मे नॉट बी, तो ये मे वाली लिस्ट में आते हैं। ये एग्जिस्ट फ्रीली कर सकते हैं, इसलिए ये अकेले ही एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। अगला डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो
दो डिफरेंट या दो सेम एटम से मिलकर बने हो। अगला ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो तीन सेम या फिर तीन डिफरेंट एटम से मिलकर बने हो, जैसे O3, CO2, NO2, ये सब। अब सिंबल्स कैसे दिया जाता है इन सबको, मतलब जितने भी है वो सिंबल देने का काम है, एक सिंबल देने का काम है IUPAC का। IUPAC क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यही जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शन, या जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड नई नई चीजें आती हैं, उनको नाम देने वाली संस्था है IUPAC। यही सबको नाम देती है। इसके नए नए एलिमेंट्स को, जो नए नए एलिमेंट्स खोजे जाते हैं, उनको नाम देने के तरीके बहुत अतरंगे हैं। जैसे the abbreviation used to represent an element is generally the first letter in capital of the English name। यानी जैसे उसके फर्स्ट लेटर के हिसाब से दिखा दिया। ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N। एक और एग्जांपल, कार्बन का दिखा दिया C। ऐसे ही मतलब उसके नाम का फर्स्ट लेटर ले लिया। अगला, when the names of two or more elements begin with the same initial letter, the initial letter followed by the letter appearing later in the name is used to symbolize the element। जैसे अब इसमें क्या किया, कई बार क्या होता था कि दो एलिमेंट्स का नाम सेम वो अल्फाबेट से स्टार्ट होता था। अगर सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होता था, दोनों को सेम नाम देना मुश्किल हो जाता है। जैसे बेरियम है, बिस्मुथ है, दोनों का स्टार्ट होता है बी से। अब दोनों को बी सिंबल दे दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो फिर उनके सेकंड लेटर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे बेरियम है तो Ba, बिस्मुथ है तो Bi, ऐसे। अब सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। और कई एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं वो लैटिन नेम से डिराइव्ड होते हैं, यानी लैटिन भाषा में उन्हें क्या बोला जाता है उससे डिराइव होते हैं। एग्जांपल के लिए सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है, तो नेट्रियम का Na आ गया। कॉपर को क्यूप्रम बोला जाता है, तो उसका Cu आ गया। पोटेशियम को कैलियम बोला जाता है लैटिन भाषा में, तो उसका K आ गया। आयरन को फेरम बोला जाता है लैटिन भाषा में, तो उसका Fe आ गया। मर्क्यूरी को हाइड्रागिरम बोला जाता है, तो उसका Hg आ गया। टंगस्टन को वोल्फ्राम बोला जाता है, तो उसका W आ गया। मतलब लैटिन नेम से भी हो सकता है, और उस जगह के हिसाब से, जिस बंदे ने खोजा उस बंदे के हिसाब से। जैसे रदरफोर्ड ने एक एलिमेंट खोजा था, तो उस एलिमेंट का नाम रदरफोर्डियम रख दिया गया। कोई एलिमेंट कहीं पाया जाएगा तो उसका नाम उस जगह के हिसाब से रख दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं, और बाकी इस चैप्टर में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।